हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके से कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति को। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये पूरा चैप्टर दो पोर्शन में स्प्लिटेड है ना। एक जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ने वाले क्या, वेक्टर को, वेक्टर कैलकुलस को, बेसिकली सदिश को, सदिश के गुणधर्म को, उसके योगफल, गुणनफल, भागफल, है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। एंड सेकेंड ऑफ द पोर्शन हम डिस्कस करेंगे क्या, समतल में गति को। एक्चुअल में जो समतल में गति है उसमें अप्लाई ही होता है पूरा वेक्टर्स, इसलिए पहले वेक्टर्स को समझेंगे फिर समतल में गति को डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक्चुअली वेक्टर्स होते क्या है। तो हमने क्या देखा था भाई कि कोई भी राशि हो वो एक यूनिट, मतलब एक इकाई और एक संख्यात्मक मान से व्यक्त की जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी राशियां हमने देखी जिनको सिर्फ और सिर्फ इकाई और एक संख्यात्मक मान से हम व्यक्त नहीं कर सकते। उसके साथ साथ उनको क्या चाहिए भाई, तो उनको दिशा भी निर्देशित करनी पड़ती है। उन्हीं सभी राशियों को हम सदिश की कैटेगरी में रखते हैं एंड हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले भाई, तो इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं उन सदिश का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफीय निरूपण उनका, और सदिशों के योग का नियम। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये योग का नियम सदिश का। कौन कौन से भाई, एक त्रिभुज के योग का नियम कहलाता है, एक है समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। ये एक्चुअली त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज सिर्फ और सिर्फ हमारे वेक्टर्स के एडिशन को समझने के लिए रिक्वायर्ड है ना, कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि त्रिभुज की भुजाओं का योग कर रहे हैं या फिर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का कुछ काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई। तो मतलब आपको क्लियर हो गया ना कि हम क्या डिस्कस करने वाले इस सेशन में, और इसके लिए भाई जो भी चीजें इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे उसमें ये जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो भाई जो कोई भी नीट के लिए या फिर आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा इंपॉर्टेंट है, और हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। चलिए फिर हम फटाफट शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपने पूरे कार्यक्रम को। एंड ग्राफीय निरूपण जो वेक्टर्स का करना है, इसमें जनरली जो वेक्टर को निर्देशित करते हैं होता क्या भाई, तो वेक्टर को सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट और एक दूसरा होता है वो एरो, इसके जरिए हम नोटेट करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या समझ में आता है, क्या हो गया अगर ऐसा बना दिया तो क्या इसका मतलब ये जो दिशा बता रहा है हमारा सदिश, क्या वो इससे समझ में आ गया कि इसकी दिशा ईस्ट में है। क्या कहीं पे मुझे बताना होगा कोई राशि, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं वेग को, तो क्या मैं वेग के लिए अगर v लिखता हूं और ऊपर की तरफ चल रहा कोई वस्तु, तो क्या मैं ऐसा लिखूं, या मैं ऐसा करूं कि अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ हो रही है तो नीचे लगा दूं, अगर वेलोसिटी राइट हैंड साइड में हो रही है तो राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या ये दिशा बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ये दिशा नहीं बता रहे। ये सिंपली क्या है, एक नोटेशन है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ भाई एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बस और कुछ भी नहीं, है ना। ये एरो नहीं बताते कि ईस्ट है कि वेस्ट है कि अप है कि डाउन है, किसी 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 40 डिग्री, ना कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं ये, तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा इंपॉर्टेंट है, भैया ध्यान रख लेना। समझ गए ना कि ये क्या बता रहा है कि इसमें दिशा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। बस क्या करेंगे, तो देखिए एक सदिश को तीर से दर्शाया जा सकता है, इस तीर को सदिश कहते हैं। अल्टीमेटली इसको पढ़ते इसी तरीके से, मतलब जैसे मैं कहता हूं ना वेलोसिटी वेक्टर, v वेक्टर, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, वेग सदिश। इसी चीज को मैं क्या कह सकता हूं, ये जो चीज मुझे दर्शाई जा रही है ये अल्टीमेटली किसको दर्शा रहा है, वेग सदिश को। ये सदिश पढ़ा जाता है एरो। अच्छा, तीर की लंबाई, परिमाण तथा तीर का जो शीर्ष होता है ना, वह दिशा को दर्शाता है। यदि एक कार A 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से पूर्व की तरफ गतिमान है
तो कुछ इस तरीके से हम पॉइंट आउट करते हैं ना, एक डॉट लगाया और एक इस तरीके से एरो बना दिया और इसमें मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या समझ में आया? एक कार है जो गतिमान है, इसका यह मतलब नहीं कि ईस्ट में गतिमान है भैया, सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि वो चल रही है, बस। अच्छा, कार ए को वेग लंबाई परिमाण दर्शाता है, तीर दिशा को दर्शाता है ना। कार ए का जो वेग है वो लंबाई जो परिमाण है, जो मतलब ये जो 10 लिखा हुआ है, ये मुझे दर्शाता है उसकी क्वांटिटी को, उस अमाउंट को, उस संख्या को। एंड ये जो तीर है वो किसको बता रहा है? दिशा को। एंड मीटर पर सेकेंड यहां पर किसको बता रहा है भाई? तो ये इकाई को। बोले ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया। हाँ भाई सिंपल ही तो है, टफ टिपिकल है क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। आइए बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं हम जरा सदिश का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंतर्गत किस किस तरीके से हमको इन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कहां पर किस तरीके से यूटिलाइज होंगे, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं एकांक सदिश से। जैसा कि हमने प्रीवियस वन सेशन में हमने अपने एकांक सदिश को समझ लिया है, बट स्टिल यहां पे मुझे फिर से जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। चलिए, आपको भैया घबराना परेशान होना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। करना क्या है, सिंपली इस पूरे वीडियो को वॉच करते चले जाइए, आखिरी तक में आपके पास वो सारा कंटेंट पहुंच जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। आइए, एक कैप या फिर इस एकांक सदिश, इसको कहता हूं मैं दिशा सदिश। और मैं क्यों कहता हूं वो आपको भी सिखाया है। क्या सिखाया भाई? तो मैं ये कहता हूं कि कोई सदिश लिखी हुई है, अभी जैसा कि हम समझ के आ रहे थे, हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था ना संख्यात्मक मान, क्या संख्यात्मक मान विद इकाई और विद दिशा। लिख मैं कुछ सही नहीं रहा हूं, मतलब ऐसा कहीं पे आप कहोगे भाई ऐसा थोड़ी लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीज तो लिख दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखो। संख्यात्मक मान, इकाई और दिशा कहीं पर गिवन है। अब इसी के ध्यान रखिएगा, इसी के कोर संख्यात्मक मान से, किसके? संख्यात्मक मान से, ठीक है ना। क्या कर दूं मैं? तो इसको डिवाइड कर दूं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा भाई? इकाई बच जाएगी, किसके साथ? दिशा के साथ। क्या बच जाएगा यहां पे बच जाएगा क्या? दिशा। अल्टीमेटली इस इकाई की क्या बच जाएगी? दिशा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम दिशा सदिश। क्यों कह रहा हूं ऐसा? तो देखिए यहां पर मैं आपको सिंपली डिस्कस करूं तो भाई मैं ऐसा कहता हूं कि कहीं पर एक जनरल ऐसी नंबर ले रहा हूं मैं, -11 गिवन है, और नीचे कह दूं कि मॉड्यूलस ऑफ -11 लिखिए। तो मैंने जो आपको सिखाया है वो ये कि ये मॉड्यूलस क्या काम करता है भाई? ये वही साइन गिफ्ट करता है इसको जो इसके पास ऑलरेडी है। बोले भैया जो आप लेके आओगे वही आपको लौटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या किया इसने? कहा कि भैया आप तो माइनस लेकर के आए थे ना, तो मैं एक माइनस आपको और देता हूं, और भैया एक काम करो आप वापस लौट जाओ जहां से आए थे। तो भैया लौट गया। क्या लौटा? तो आप देखो ना, ये 11 अपॉन ये जो, सॉरी ये ऊपर एक माइनस चल रहा है ना, ये एक माइनस चल रहा है अपॉन में, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 11 कैंसिल हो गया। क्या बचा? -1। -1 को इसी को तो कहता हूं मैं एकांक, इसी को तो मैं कहता हूं भैया इकाई। ये मेरी इकाई, ये इकाई 1 यूनिटी, एक, ठीक है ना, मात्रक नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटाता हूं, एकांक कहता हूं, ठीक। अब हुआ क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 किस बात को निर्देशित करने के, भाई परिमाण तो खत्म हो गया ना, परिमाण कितने निकले? यूनिटी ना, 1 ना, सिर्फ और सिर्फ ये माइनस किस बात को बताता है? ये माइनस बताता है दिशा को, इसको बता रहा है डायरेक्शन को। तो क्यों ना मैं अगर इसी बात को अप्लाई करता हूं एक वेक्टर पे, एक सदिश पे, जहां पे मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक ए जो है ना, ए जो है एक वेक्टर है, मतलब ए क्या है? एक तरीके का सदिश है। अगर इसका एक कैप निकाल, तो एक कैप कहने का मतलब होता है दिशा सदिश, इसका कहने का मतलब होता है एकांक सदिश, यूनिटी 1। तो भैया कह रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो लिख दीजिए, और इसी के संख्या, ये मॉड का मतलब अल्टीमेटली क्या है? मैग्नीट्यूड ना, संख्यात्मक मान ना, परिमाण है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लिखा मतलब परिमाण लिखा हुआ। अब ए वेक्टर को मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर से आपने डिवाइड कर दिया, मतलब ए वेक्टर को इसके परिमाण से डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या? ये परिमाण विद दिशा थी। ये क्या था? परिमाण विद दिशा। ये ऊपर जो लिखा था ये क्या था भाई? ये था परिमाण विद दिशा, विद डायरेक्शन। नीचे से भैया आपने परिमाण से काट दिया, तो परिमाण से परिमाण कैंसिल हुआ, बचा क्या? ओनली दिशा, इसीलिए इसको दिशा सदिश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं इतना इसके ऊपर जोर भी दे रहा हूं आपके लिए। आगे बढ़ता हूं जरा। सदिश को अब किसी तल में
है ना, किसी सरफेस पे कहीं पे पुटअप किया हुआ है, तब कैसे सदिश को लिखते हैं। तो इसको भी हमने डिस्कस किया कैसे भाई। तो अगर जो अब से पहले, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, इसके जो रूल रेगुलेशन है वो है, लेकिन आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था ना, मैं वहीं से उठा करके ले आता हूं भाई, ठीक है। टॉपिक मॉडिफिकेशन इज मोर इजियर, ठीक है ना, नए नए टॉपिक्स पढ़ो, उससे बेहतर है ना कि जो पुराने हमारे पढ़े हुए टॉपिक है उन्हीं में मॉडिफिकेशन करते हैं, उन्हीं में चेंजेस करते हैं और नया टॉपिक ले आते हैं, मतलब नई फ्लेवर, नई चीजें उसमें सीखते हैं। आइए, कितना आसान लगेगा ना, आओ देखते हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं और निर्देशांक ज्यामिति सिर्फ आपको याद दिलाता हूं, तो आप अपने आप कहना शुरू हो जाते हो कि सर ये x कॉमा वाई है। ये क्या है? x कॉमा वाई है। अब ये x कॉमा वाई है मतलब क्या है? ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, एंड यहां पर जो पॉइंट आपने मार्क किया हुआ है ये जो है x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स है। अब मैं कहता हूं भैया ये नहीं बताओ मुझे, तो ये बताओ, ये कंप्लीट। तो ये कंप्लीट कौन है भाई? तो मैंने कह दिया ये है कंप्लीट ए वेक्टर। तो आपने कहा अच्छा ए वेक्टर है, तो जरा इसके कंपोनेंट्स तो बताओ। तो कंपोनेंट्स का x के साथ में जो है ना, x के साथ में ये x है और यहां पर कितना है भाई? तो ये y है। अच्छा, तो लिखूं कैसे? तो इसको लिखने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है कि भैया जो ये एकांक सदिश जिसको दिशा सदिश कह रहे थे ना, ये x एक्सिस की दिशा सदिश को i कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस की दिशा सदिश को j कैप से, और इसी तरीके से अगर मैं इसके एक्सिस को थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करता हूं ताकि आपको z क्लियरली शो कर सकूं, ऐसा नहीं कि इसको एलिमिनेट करना पड़ता है ना भाई, ये भी रह सकता है। ये अल्टीमेटली होगा मेरा z एक्सिस, तो यहां पर i j एंड इसको हम कहते हैं k कैप। बट समवेयर इन सम बुक्स, कुछ किताबों में आपको यही चीज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये x की जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है x i कैप, ये j की जगह पे आपको मिल जाता है j k कैप, और z की जगह पे सॉरी y j कैप भैया जेड के कैप, ऐसा भी कुछ जगहों पे दिखने को मिल जाता है। ये कैप लगा और वो एकांक सदिश हुई, और एकांक मतलब क्या? सिर्फ दिशा। ये क्या बता रहे हैं यहां पे? आई कैप सिर्फ दिशा ना, एक्स एक्सिस। वैसे ही ये वाई कैप क्या बता रहा है? सिर्फ वाई एक्सिस। और वैसे ये के कैप क्या बता रहा है? जेड एक्सिस। अब मैंने तो जो ये पॉइंट लिया वो एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो क्या करूंगा मैं? तो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आसान, खत्म 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 पिक्चर। क्या कर दूं? अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहता हूं भैया ये 4,6 है, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, ये हो गया मेरा 4i कैप प्लस 6j कैप, खत्म। कितना आसान है भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। लेकिन अब पिक्चर किसकी आती है? तो पिक्चर आती है भैया, आपने ए वेक्टर तो बताया, लेकिन ये भी तो समझाइए कि ये जो है क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, कहां पे? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या भाई? ये क्षैतिज सरफेस पे, ये एक्स अक्ष से ये कितने डिग्री के कोण पर ए वेक्टर है? ये मैंने ए वेक्टर तो बनाया, ये कहां है, किस कोण पर है? तो मैंने मान लिया कि भैया एक थीटा कोई कोण होगा, कुछ भी हो, थीटा एक कोण है। तो जब मैंने थीटा एक कोण मान लिया, तब यहां पर जैसे मैंने एक थीटा कोण मान लिया, तब यहां पर क्या होता है? एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है भाई, हमने कंपोनेंट्स ब्रेक करना सीखना है। यहां पर क्या करना सीखना है? कंपोनेंट्स ब्रेक करना है। कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं भाई? तो ये अगर एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको शो करूं तो समझना आसान हो जाएगा। ये देखो ना, एक कार्ट है भाई, अभी तो पहिया ही लगा है, चलो इसमें एक हुक भी बनाते हैं और इसकी रस्सी को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसकी भैया एक रस्सी बांध करके यहां पर, ज्यादा ऊपर हो गया क्या? चलो नीचे ही करते हैं। अब एक बालक, और ये क्या कर रहा है भाई? तो ये ऑब्वियस सी बात है, समझ तो गई होंगे ये बालक क्या कर रहा होगा। ये कर रहा होगा इस कार्ट को इधर की तरफ खींच रहा होगा। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भाई ये रोड पे अगर इस कार्ट को खींच रहा है तो ये कार्ट अल्टीमेटली चलने किधर वाली? देखिए कुल बल इसका यहां लग रहा है, चलने इधर वाली है। खींच कहां रहा था? ऊपर, और चलने वाली है इधर। अब भैया ये तो गड़बड़ हो गई ना बात, मैं बल लगा रहा हूं कहीं और, ये जो है ये कार्ट चल कहीं और रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं यहां पे लिख देता हूं ये फोर्स मैंने इधर लगाया, लेकिन कार्ट में डिस्प्लेसमेंट इधर देखने को मिल रहा है। अच्छा, यही इतना सा नहीं है, एक और आसान सा काम है। क्या?
ये दो सिस्टर्स हैं और दोनों सिस्टर्स मिलकर के गई भैया कहां, ये दोनों सिस्टर्स मिलकर के गए मार्केट, और मार्केट से लौटते समय क्या किया, तो इन्होंने थैला भर लिया बहुत सारा, खूब सारी शॉपिंग करी, भर भर के शॉपिंग करी। अब खूब सारी शॉपिंग तो कर ली, अकेले तो थैला उठेगा नहीं, तो क्या करे, बोले यार एक काम कर बहन, एक किनारा तू पकड़ ले, एक किनारा मैं, तो एक किनारा इसको पकड़ने दे दिया। अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये एक किनारा इसको पकड़ाया, बहुत लंबी बहन हो गई, चलो ठीक है भैया, हो गई तो हो गई, है ना, बचपन में बहुत सारे सप्लीमेंट लिए थे इसलिए बड़ी होगी, चलो ठीक है। इसने क्या किया भाई, तो इस थैले को एक बहन ने इधर से पकड़ रखा, एक बहन ने इधर से पकड़ के रखा, और थैला किधर जाएगा, अगर ये दोनों छोड़ दे तो ये थैले के अगर सेंटर से बनाओ तो ये थैला हमेशा किधर जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन हो क्या रहा है, तो एक थैले पर एक बल ये इधर की तरफ लगा रही है और एक बल ये इधर की तरफ लगा रही है, एक बल इधर और एक बल इधर। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस थैले पे ये कुछ यूं फोर्सेस लग रहा है, ये जो है ये भार है किसका भाई, थैले का। ये सिस्टर 1 इधर की तरफ और सिस्टर 2 इधर की तरफ, ये इधर से और ये इधर से इसको खींच रही, जहां नीचे रहा है लेकिन खींचा एंगल पे जा रहा है, और थैला टंगा भी है भैया। अब ऐसे सब केसेस में कैसे समझेंगे हम बल को, भाई बल को समझना ऐसे में तो आसान था ना कि ये काट होता और मैं इसी के डायरेक्शन में ऐसे ही फोर्स लगा रहा होता, बिल्कुल इसी के साथ में, वो समझना आसान हो जाता। लेकिन यहां पर तो पिक्चर कुछ अलग दिख रही है भैया, कौन आ गया, एंगल। अब ये एंगल कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करेगा ना भाई। क्या ये अगर मैं समझाऊं आपको कि इस काट को अगर ये ऐसे तिरछा खींच रहा है, अगर इसी की लाइन में खींचता तो क्या होता, तो आप कहते बहुत आसानी से आ जाता, है ना। क्यों होता है, क्या हो रहा है, इसी बात को समझना। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी अब तक आपको कि परेशानी हो क्या रही थी जिसके कारण मुझे इसको पढ़ना पड़ रहा था। भाई नॉर्मली बल के लिए काम कर रहे थे ना, ये कोण वोण लगाने की क्या जरूरत पड़ गई भैया। तो इस कोण को लगाने की जरूरत अब आपको समझ में आ रही होगी कि भैया यहां पे एक सिस्टर ने क्या किया, थैले को जरा पास से पकड़ लिया तो पता चलता है थैला उसकी तरफ चिपक गया, और दूसरे ने ढीले हाथ से पकड़ के रखा है तो थैला उधर से क्या है भाई, तो उसके साइड से जो थैला है जिसने ढीला पकड़ रखा है उधर साइड से कम भार लग रहा है उसको, बड़े हल्के हल्के मजे मजे से चले जा रही है एक हाथ से आइसक्रीम खाते हुए, और दूसरी बार बिल्कुल लथपथ लगी हुई है, बिल्कुल टांगने में थैला, ठीक है। तो क्यों भैया, जो पास से पकड़ेगा उसको क्यों ज्यादा हो जाएगा, उसका क्यों कम हो जाएगा, यही सब कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। क्या करेंगे, है बहुत आसान। आइए इसको हटाता हूं मैं इस प्रॉब्लम को, एंड हम बात करते हैं जरा इसके सॉल्यूशन वाले पोर्शन को। तो भैया मैं ये कह रहा था कि ये जो है ए वेक्टर यहां पे एक्ट कर रहा है, तो हमने देखा जो क्षैतिज तल है, जो धरातल है, उससे थीटा कोण बना करके चल रही थी। तो भैया मुझे समझ में आया कि मुझे इसके ऊपर देखूं मैं तो हर जगह पे दो तरीके से चीजें काम कर रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कहीं पर भी बात करो तो एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, हर जगह एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, हर जगह पे एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, हर जगह पे यही लग रहा भाई, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। अब इस संदर्भ में मुझे समझ में आया कि भैया इस थीटा को निकालना पड़ेगा। ये थीटा निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्या था, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहां से हमने इसको मार्क किया और ये बना दिया क्या, कंप्लीट एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का 90 डिग्री हो गया, ये ट्रायंगल का क्या बन गया 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला जो है ना, ये जो सामने वाला एक वेक्टर है ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये आप कहेंगे कि भैया ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब जब ये कर्ण हो जाएगा तो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक मुझे निकालना है इसमें लंब और दूसरा मुझे निकालना है आधार। आप कहोगे क्यों निकालना है, तो मैं इसलिए कहूंगा, मैंने अभी आपको यही तो प्लॉट करके दिखाया था, एक इसके आधार पे और एक इसके लंबवत, दो भागों में ये ए वेक्टर टूट जाएगा। जो मैंने अभी एक कार्ट बनाया था उस कार्ट को मैं दोबारा आपको लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये जो मैंने कार्ट बनाया था, जो यहां पर इसके ऊपर बल लगा रहा था व्यक्ति, और ये कार्ट चल के जा रही थी इधर की तरफ, तो इस संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये जो बल है इसके दो घटक हो जाएंगे, एक आधार के साथ में और एक बल इधर ऊपर की तरफ, इसके दो दो बल कार्यरत हो जाएंगे। अब ये दो बल जो कार्यरत हो रहे हैं कायदे से, ये जब डायग्राम की हम बात करते हैं तो ये देखिए इस कार्ट के सेंटर पे एक बल काम कर रहा है जो इधर की तरफ खींच रहा है, और ये लड़का इधर की तरफ खींच रहा था उसको, एक बल ऊपर की तरफ कार्यरत है। तो ये मैं मान लेता हूं ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, मतलब एक ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक क्षैतिज दिशा में दो बल में टूट गया कौन, ये मेरा लगाया हुआ कुल बल।
मतलब मेरा ये ए वेक्टर जिस किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करे, मैं बल आपके लिए एक उदाहरणार्थ लेकर के चल रहा हूं, कल को ये वैल्यू बदल सकती है, ये वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब कल को कोई सी भी सदिश राशि हो सकती है। अब अगर एक सदिश राशि किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है कि थीटा डिग्री कोण बना के, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से दो पार्ट होंगे भाई? तो एक लंब और एक आधार। एक आधार का पोर्शन होगा और एक किसका होगा? लंब का पोर्शन होगा। अगर इन दोनों पोर्शन की जब मैं बात करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि भाई लंब किस वाले फॉर्मूले में आता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात में मुझे लंब और आधार चाहिए, और मुझे पता क्या है? तो मुझे ये कर्ण पता है, ये कर्ण है ना, ये वेक्टर, ये कर्ण है, ये मुझे पता है। क्या करूं मैं? तो मैं इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूं। क्या है भैया वो छोटा सा काम? तो वो काम ये है कि लंब अगर मुझे निकालना है, लंब बराबर, तो लंब बराबर मुझे पता है भाई कि अगर लंब की बात करता हूं तो मेरा एक फॉर्मूला है, लंब बटा में कर्ण बराबर साइन थीटा। यहां से अगर मैं लंब निकालता हूं तो मुझे मिल जाता है कर्ण साइन थीटा। क्या मिल जाता है भाई? कर्ण साइन थीटा। अब लंब की अगर मैं बात करता हूं तो लंब है कौन? ये ए बी। लंब कौन है भैया? ये ए बी। ए बी कितना हो जाएगा? तो कर्ण इंटू साइन थीटा। कर्ण कौन है? ये ए वेक्टर। ये ध्यान से देखिए, तो कर्ण की जगह लिख देता हूं ए वेक्टर साइन थीटा। हो गया ना, बात खत्म। ये लंब निकल गई ना, ए साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? अब आधार के लिए। तो आधार बटा में कर्ण क्या होता है भाई? आधार बटा में कर्ण क्या होता है? तो आधार बटा में कर्ण होता है भैया कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर लिखना है तो कॉस थीटा मतलब आधार बराबर वही कर्ण इंटू कॉस थीटा। ये कर्ण इंटू कॉस थीटा, तेरे गुणा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। तो आधार मतलब कौन? आधार मतलब है ओबी। ओबी कितना हो जाएगा भाई? तो वही ए वेक्टर कॉस थीटा। देखिए ना कितना आसान है। मतलब ऐसा मैं सिखाना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर ए वेक्टर एक कंपोनेंट है, जैसे अभी यहां पर हो रहा था क्या, एफ वेक्टर अगर यहां पर है, तो इस पॉइंट पे अगर एफ वेक्टर काम कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे। एक नीचे जो बनेगा वो बनेगा एफ कॉस थीटा, एक ऊपर की तरफ जो बनेगा वो बनेगा एफ साइन थीटा। साइन थीटा से कैसे याद रखेंगे? तो लंबवत वाला साइन थीटा, और आधार वाला कौन भैया? कॉस थीटा। अब कैसे? और एक और तरीका है हमारे पास। देखिए भाई, ये जो थीटा होता है, देखिए मैं हर बार आपसे कहता हूं ना, जो बेसिक है उसको पकड़ के रखिए। बेसिक पकड़ के रखेंगे ना तो कोई हिला नहीं सकता। इसका बेसिक क्या था पता है? इसका बेसिक ये था कि हमने डिस्कस किया था कि जो ये परपेंडिकुलर होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। बोले हाँ, इसमें नई बात क्या है भाई? नहीं है ना नई बात, वही तो कह रहा हूं मैं। ये जो थीटा होता है, जो भी एंगल थीटा लेते हैं, जिसके लिए साइन कॉस टैन हम लिखते हैं, इसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा लंब होती है। इसके सामने जो भी होगी क्या होगी? लंब। और जो इसके एडजेसेंट होगी, जो इसके साथ में होगी, वो हमेशा आधार होती है। और सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये तो हमें पता है ना। तो आप देखिए ना, यहां से वही तो सिखा रहा हूं मैं। जो इस थीटा से लगा होगा वो कौन हो जाएगा? वो कॉस थीटा। जो इससे लगा है वो कौन हो गया? कॉस थीटा। और जो इसके परपेंडिकुलर हो गया, किसके? आधार के, वो कौन हो गया? साइन थीटा। या यूं कहूं मैं इसको अगर डॉटेड करूं तो ये अल्टीमेटली कौन है? ये वाई एक्सिस ही तो है, ये वाई एक्सिस ही तो है। चलिए, आई होप कि आपको इतनी सी बात यहां पर समझ में आई है। तो एक बार हम जरा देखते हैं। तो भैया ए वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो ए का जो कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस वाई का कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। एंड इससे समझ में क्या आता है भाई? तो एक्स कहने का मतलब, एक्स कहने का क्या मतलब हो जाएगा भाई? तो देखिए, अब ए एक्स कहने का मतलब हो जाएगा कि ये ए का एक्स कंपोनेंट। मैं एक और आपके लिए ड्रॉ करता हूं एंड इसको और फिर से समझते हैं। ये नॉर्मली, क्योंकि देखिए इसको आपको बहुत सारे वेरीज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें रख रख करके देखनी पड़ेगी। तो सिंपल सा पॉइंट है यहां पर, अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो इस कंपोनेंट को जो मैं ए कॉस थीटा से लिख रहा था वो क्या बना? तो ए एक्स, ठीक है, ये ए एक्स इस पे लगाऊंगा तो क्या चलेगा? आई कैप। उसी तरीके से यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा? ए वाई। और ये क्या बन जाएगा भाई? तो ये बनेगा जे कैप। ठीक है, तो यही चीज है, ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है,
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसके साथ में जब हम बात करेंगे तो मैं कह सकता हूं इसको कि एक्स जो है सदिश है किसका, ए का एक्स अक्ष में घटक, ए वाई जो है वो सदिश है किसका, ए का वाई अक्ष में घटक, और आई कैप और जे कैप क्या है भाई, तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, मतलब दिशा सदिश, कैप जिस पे लग गया दिशा सदिश। तो एक्स एंड ये जो ए वाई है, ए वाई जे, ये सदिश के घटक सदिश है, मतलब ये जो बने ये अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं ए वाई, ये दोनों क्या है भाई, तो ये घटक सदिश है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि जो कंपोनेंट्स, जो घटक की हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। कुछ मैं रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं एंड इसके जरिए हम जरा समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ऐसा दिया सी, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये वही ए वेक्टर यहां पर, ठीक। अब क्या होगा यहां पर, अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूं, इसके कंपोनेंट्स बताइए, क्या बताएंगे आप? तो मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम यहां से हमेशा क्षैतिज एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं। क्या करना है, एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करना। क्षैतिज लाइन जो ड्रॉ हुई है ना, इसके साथ में जो कोण बनेगा उसी को हम थीटा कहेंगे, सीधी बात है, ऐसा समझ लो। अब क्या करें भाई, तो एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो क्षैतिज एडजेसेंट जो है, इससे लगी हुई जो है वो कौन होगी, ये आधार होगी ना। मैंने अभी तो ये तो सिखाया, जो थीटा से लगा हुआ होता है वो कौन होता है, आधार। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया आधार। आधार का मतलब क्या, ये मेरा ए एक्स कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए एक्स। और ये वाली कंपोनेंट जो हो जाएगी, ये कौन सी कंपोनेंट होगी, ए वाई। अब ए एक्स का मतलब भी समझ में आता ही है क्या भाई, तो ए वेक्टर कॉस थीटा है, और ये ए वाई का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है भाई, तो ये ए वेक्टर साइन थीटा है। दोनों कंपोनेंट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से मैं और भी केसेस बना देता हूं, जो भी पॉसिबल केसेस है। अब यहां पे मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर क्या काम करेंगे भाई, ठीक है, तो यहां पर भी सिमिलरली वही काम करेंगे। क्या, तो यहां पर जो बनेगा एंगल, उसके अकॉर्डिंगली हम कंपोनेंट्स ब्रेक करना शुरू करेंगे। अगर मैं इसको बोलता हूं कि यहां पर बना है थीटा, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा का कंपोनेंट, ये जो होगा ये होगा मेरा साइन थीटा का कंपोनेंट। अब जो भी यहां पर दिया हो, मान लीजिए यहां पर ए वेक्टर दिया है, तो ये ए वेक्टर साइन थीटा और ये ए वेक्टर कॉस थीटा। इन द सेम वे इफ दिस इज द एंगल, ठीक है, ये मेरा है एक ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा, तो इसको मैं कह लूंगा ए वेक्टर कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये ए वेक्टर साइन थीटा। ये चारों डायरेक्शंस में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ केसेस कहीं पर बनते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिस रेफरेंस के साथ में बात कर रहे हैं उसके पैरेलल जाने वाली लाइन हमेशा कौन होती है, कॉस। चलो एक डेमो उसका भी, मान लीजिए हमारे पास में जो बेस लाइन है वो ऐसी है, ये मेरी बेस लाइन है, या ऐसा कह लूं ये मेरी धरातल है, ये मेरी ये मेरा जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कहते हैं, धरातल जिसको कहते हैं, ये आधार है, मतलब ये है मेरा क्षैतिज तल। अब यहां पर कुछ बन रहा है, क्या बना दूं, तो यहां कहीं पर एक वेक्टर इधर की तरफ बन गया। अब क्या करें भाई, तो इसके रेफरेंस में इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी ये आधार हो गई, ये थीटा हुई और ये आधार हुई, और इस आधार से जो परपेंडिकुलर बनेगा, यहां से जो ये 90 डिग्री बनेगा, ये हो गई इसकी साइन। मतलब ये अगर ए वेक्टर था तो ये मेरा ए एक्स कंपोनेंट है एंड दिस इज ए वाई कंपोनेंट, चलेगा ना। अब ये मेरा एक्स और ये ए वाई, क्यों, क्योंकि मेरी आधार देखिए ना, ये रही आधार, तो इसके जो पैरेलल जाएगा वो है मेरी क्षैतिज ना। तो ऐसे वेरिएशन भी बहुत सारी जगहों पर देखने को हमको मिल सकते हैं, ठीक। बट ऐसे क्वेश्चंस में जब आएंगे तब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूं, परेशान नहीं होइए। चलिए हम बढ़ते हैं जरा अपने अगले पोर्शन के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स की बात करी, तीनों कंपोनेंट्स आ जाए, एक्स वाई एंड जेड, या यूं कहूं कि आपके पास में जो वेक्टर गिवन है वो कितने गिवन है भाई, आपके एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, तीनों पे ही है। तो जैसे नॉर्मली आप तीनों के लिए लिखते थे वैसे ही लिखना है यहां पे, क्या, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है ना। यहां पर ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, ये तीनों ही उसके क्या है, घटक है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कैसे, मैं जरा एक देता हूं आपको, जैसे मैंने कह दिया 3, 4, -2,
ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके जरिए अगर मान लीजिए ए वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मैं सेम लाइक सेम शो करने की कोशिश करूं कि इससे वो कैसे समझेंगे, ठीक है ना। ये जो आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां से मैं वेक्टर्स में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, खत्म। कितना आसान है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसी को यहां पर किया, और ये जो ए वेक्टर है ये अल्टीमेटली किसको निर्देशित कर रहा है, तो ये ओए वेक्टर को क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहता हूं मैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको कहते हैं स्थित सदिश। क्या कहते हैं भैया इसको कहते हैं स्थित सदिश। अगर स्थित सदिश की हम बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, मतलब देखिए वेक्टर में ना हम इस लाइन की बात कर रहे हैं भैया, ये पूरी लाइन की, नॉट द पॉइंट, सिर्फ पॉइंट की नहीं। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे होते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की बात करते हैं, हम इस पॉइंट की नहीं, हम ये पूरे ओपी वेक्टर की बात करेंगे। अगर ये पी है तो मैं यहां ओपी वेक्टर की बात करूंगा, अगर ए है तो मैं ओए वेक्टर की बात करूंगा, मतलब मूल बिंदु से किस दिशा में मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है ना, मूल बिंदु से किस दिशा में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो इसी प्रकार से अगर सदिश को दो अक्षों में निरूपण, सदिश क्या दो अक्षों में निरूपण जब थीटा दिया गया हो, मतलब दोनों अक्षों में क्या निरूपण से कितने से, थीटा से अगर वो अलग हो रहा हो, तब ओबी जो आपको यहां पे दिख पा रहा है ए कॉस थीटा आई कैप, जो ए बी होगा, मतलब ओबी जो है ये क्या होगा, ए कॉस थीटा आई कैप। आई कैप क्यों भाई, क्योंकि इसकी दिशा सदिश आई कैप है। उसी तरीके से ए बी की जब बात करेंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर की बात करेंगे वाई एक्सिस, तो क्या होगा ये, तो ये होगा ए, ठीक है, ए साइन थीटा जे कैप। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा किसकी, ओए की, इस ओए की, तो ये तो आपको दिख ही रही है क्या भैया, ए, ठीक है ना। ये सब सदिश है, इसलिए मैं इसके ऊपर एरो 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 पुट नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो इन सभी के ऊपर ऐसा एरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही लिख दिया कि भाई ये सभी सदिश है। चलिए, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, ये ओए किसके बराबर होगा, तो इसको कहूंगा मैं कि ये ए कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वेक्टर साइन थीटा जे कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बराबर हो जाएगा, दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा, ठीक। आइए अब यहां से जरा हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसको हम कहते हैं दो सदिशों का योग। जैसे मैंने वहां पर आपको नॉर्मली क्या दिखा दिया कि दोनों को जोड़ दीजिए, क्या ये दोनों इतने आसानी से जुड़ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली अगर आपको दिया जाता था कि भाई 5x प्लस 2x, तो सीधे आप कहते थे भैया 7x हो गया, ठीक है, 8x माइनस 3x, तो आपने कह दिया 5x हो गया। बट क्या वेक्टर्स में भी ऐसा ही होगा, क्या इसके भी कैलकुलेशन इसी तरीके से होते हैं, तो नहीं। अगर इसके कैलकुलेशन इतनी ही आसानी से हो रहे होते तो फिर वेक्टर कैलकुलस अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं है ना। तो भाई वेक्टर कैलकुलस इज समथिंग डिफरेंट, जस्ट बिकॉज यहां पे आपको परिमाण की तो बात करनी है, आपको उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, दिशा भी बताना है। तो इसके लिए कुछ नियम है जिनके जरिए हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे त्रिभुज के योग का नियम जो है। अब त्रिभुज का जो नियम है, अल्टीमेटली त्रिभुज नियम जिसको हम कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, बहुत घबराने जैसी चीज नहीं है। क्या है ये, आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया यहां पर अगर दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाए और दोनों वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, तो एक वेक्टर ये रहा, सपोज दिस इज ए वेक्टर, है ना, कैपिटल ए ही यूज कर लेता हूं मैं, दिस इज ए वेक्टर, एंड अगर यहां से वापस से अगर एक दूसरा वेक्टर है जिसको मैंने क्या नाम दिया, बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, तो थीटा। आप कहोगे यहां क्यों थीटा लगा रहा हो भैया, इधर लगाओ ना, इधर इधर इधर, तो मैं कहूंगा नहीं, मेरी रेफरेंस लाइन कौन थी, मेरी रेफरेंस लाइन थी ये ए वेक्टर, ये मेरी रेफरेंस लाइन थी। और हमेशा जो कोण बनाया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। अगर मैं यहां से अपने रेफरेंस लाइन से इस पे डालूं तो ये देखो ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, घड़ी की दिशा के अनुदिश। ऐसा नहीं बनाते, कैसा बनाते हैं, तो हम बनाते हैं इसको रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये बना, ये हुआ मेरा थीटा, ये हुआ मेरा कोण। तो भैया यहां पर जो ए वेक्टर जो बना था ये मेरी रेफरेंस लाइन थी। आप कहोगे तो ठीक है ना, ये बी वेक्टर से तो ऐसा कर लेते, क्या फर्क पड़ जाता, ये भी तो नेगेटिव हो जाता ना,
तो मैं आपको यही समझा रहा हूं भैया, बी वेक्टर हमारी रेफरेंस नहीं है। पहले कौन? पहले ए वेक्टर, पहले ए वेक्टर तो ये मेरी रेफरेंस, ये रेफरेंस तो इसका एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर ही बनेगा ना भैया। तो ये त्रिभुज का नियम यहां पे क्या कर रहा है? तो त्रिभुज का नियम यही तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी त्रिभुज की दो एडजेसेंट साइड्स, दो क्रमागत एक के बाद एक, ये साइड जैसी खत्म हुई उसके बाद ये आ गई, ये आगे वाले को डॉटेड करिए, तो आप कहेंगे भैया ये तो त्रिभुज से बाहर हो रहा है। नहीं, ये डॉटेड है भैया, मैंने एक्सटेंड किया एंगल बनाने के लिए। तो अगर ये एक के बाद दूसरा वेक्टर शुरू हो गया, इसका क्या मतलब समझ सकते हैं? कोई भैया इधर की तरफ बल लगा रहा था, थोड़ी देर बाद इधर लगाने लगा, कोई ऐसा ऐसा चल के जा रहा था, उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद बदल गई इधर। तो अगर दो वेक्टर इस तरीके से बने हों कहीं पर, तो जो इस त्रिभुज की तीसरी साइड होगी, अरे तो घूम के जा रहा भाई, सीधे जाओ ना भाई, चल, ये जो त्रिभुज की तीसरी साइड होगी, जिसको मैं क्या कहूंगा? सी वेक्टर, ठीक है। क्या मैं नेमिंग दे दूं? मैं इसको नेमिंग देता हूं सी वेक्टर। ये सी वेक्टर क्या बता रहा होगा भाई? इन दोनों वेक्टर्स का सम। क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ए वेक्टर और वी वेक्टर दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक के बाद एक स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो त्रिभुज की तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड ये किसको बताएगी? इन दोनों के परिणाम और दिशा दोनों को बताएगी। मतलब ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, तीसरा ये क्या है? तो ये भैया इसका परिमाण है। क्या कहता है स्टेटमेंट? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तब त्रिभुज के नियमानुसार तीसरी भुजा परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्ट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या? जैसे आप कहते हैं ना कि भैया ये 5x y इक्वल्स टू 5x प्लस 3x, तो आप कहोगे ना कि भैया y इक्वल्स टू ये जो है 8x हो गया। कितना हो गया? ये 8x हो गया। तो मैं वही, ये y क्या है? ये y को ही तो परिमाण कहते हैं ना, परिणाम कहते हैं ना भैया। तो ये जो है ना, ये सी वेक्टर इन दोनों का परिणाम है, रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर से जानते हैं। बहुत सारी जगहों पर यही सेम थिंग, सेम टू सेम क्या मिल जाती है भाई? तो आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाती है। यहां पर आपको ए वेक्टर, यहां पर आपको बी वेक्टर, एंड द थर्ड साइड इज नेम्ड एज आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। सेम है भाई, कुछ भी नहीं है, टर्मिनोलॉजी चेंज है। कई सारी बुक्स आप रेफर कर रहे होंगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये सेम चीज है। ठीक है, चलिए हम क्या काम कर रहे हैं अब यहां पर हमें दिख गया कि भैया हमारे पास में जो तीसरी साइड है वो हमेशा ही ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो अप्रोच है ना, जो इसकी डायरेक्शन है वो यही होगी। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद वैसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ऐसा आपको समझा दूं, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब ये ऐसा क्लॉकवाइज नहीं होगी, ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कंप्लीट लूप बना ले, यहां से गए और ये वापस आ गया। नहीं नहीं, ये रिजल्ट को बता रहा भैया, अगर इस तरीके से हो गया, वैसे तो होगा ही नहीं, ऐसा हो गया तो ये गड़बड़ है भाई। तो मतलब ये सी वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस संदर्भ में हमको बात करना है, किसकी बात करना है भाई? तो मुझे निकालना है किसको? इस सी वेक्टर को, कि कितना आएगा। तो अभी एक सिंपल सी बात, क्या क्या हुआ है, ये सिमिलर थिंग है ना, ये सेम टू सेम थिंग मैं एक बार थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ताकि आप यहां पे समझ सके इस बात को कि ये बना कैसे रहे। ठीक है ना, फिर हम आ जाएंगे उसी मुद्दे पे। हमारे पास में हमने देखा कि एक ए वेक्टर, हमारे पास ये हमें देखने को मिल रहा है, ये ए वेक्टर, और यहां से ही मैं चालू कर लेता हूं, यहां कहीं पे है मेरा क्या? बी वेक्टर। ठीक है, ये एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया ये जो तीसरा जो लाइन होगी, ये तीसरी लाइन देखिए, डायरेक्शन दोनों की कैसी दिख रही है? सेम। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये तीसरी जो लाइन है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये मेरा सी वेक्टर है, और सी वेक्टर को मैं रिजल्टेंट वेक्टर कह रहा हूं। ठीक है, नेमिंग जो है पी क्यू, जो सेम दिया हुआ है वही नेमिंग मैं कर ले रहा हूं। ठीक है ना, पी क्यू आर, ताकि आपको समझना आसान हो सके। ये पी और ये आर। अब भैया दिक्कत की बात ये होगी कि ये है मेरा थीटा, और मुझे इसके लिए सब कुछ करना है सॉल्व। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ दिया ही नहीं है सच रिलेशन। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी, यहां से मैंने क्या कर दिया? एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी, और ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ने के बाद क्या किया? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया भाई? तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है, ये जो लंबवत रेखा जो ऊपर से आ रही है, ये लंबवत रेखा कहां पर आकर के मिलेगी भाई? तो एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा? ए वेक्टर का।
इसको और आगे बढ़ा दिया, तो इसको नेमिंग कर देता हूं मैं, ये हो गया तो मेरा पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस कर दूंगा मैं इसको, चलो पी क्यू आर, इसको एक नेमिंग देता हूं, मैं कहता हूं एस है। अब तो यहां पे 90 डिग्री दिख रहा होगा ना आपको, अब ये देखिए आपको 90 डिग्री दिख रहा है। अब जब आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है तो ये मेरा ओरिजिनल पार्ट नहीं है, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन पोर्शन किया। अब क्या करना है भाई, तो मुझे तो चाहिए भैया सी वेक्टर, इसकी बात करनी है मुझे। सी वेक्टर की जब आप बात करेंगे तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भाई, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा, ये पूरी त्रिभुज अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो मुझे एक बात पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ये भैया ये पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप कहेंगे ये होता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब क्या, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब क्या, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं भाई, लिख नहीं रहा हूं यहां पे लंब आधार कर्ण, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको नेमिंग से। चलिए पी आर मतलब क्या है भाई, तो पी आर का मतलब ये कर्ण है, कर्ण कितना है, तो ये है सी वेक्टर। पी क्यू कितना है, तो पी क्यू आपको पी से क्यू तक आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू अकेला तो है ही नहीं, ये कौन है, तो ये है पी एस प्लस एस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर को क्यू आर ही रखते हैं भाई। ये इतनी सी बस बात बताएंगे भाई, ये P से Q तक की मैं बात करना चाहता हूं, P से Q ये पूरा अकेला है क्या, नहीं, PS प्लस SQ, PS प्लस SQ दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अच्छा, तो अब इससे क्या मिलेगा भाई मुझे, तो मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था कि भाई एक वेक्टर हो, कौन है भैया, तो ये एक वेक्टर मुझे दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई, ये मुझे दिख रहा है बी वेक्टर, और ये मेरे हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा डिग्री बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट टूटने चाहिए ना, टूटेंगे भाई, तो क्या क्या कंपोनेंट होगा, तो इसके जो लंबवत मतलब इसके जो सामने होता है उसको हमने नेमिंग किया था कि भैया ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्योंकि ये लंब वाला पार्ट है, और आधार वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब रख सकता हूं, हां, तो सी वेक्टर का स्क्वायर पीएस, पीएस पीएस मतलब ए वेक्टर प्लस एस क्यू, एस क्यू मतलब क्या भाई, तो आप कहेंगे बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर का मतलब क्या, तो आप कहेंगे बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर। अब क्या करूं मैं, तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट क्या हो जाएगा भाई, तो सिंपली सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों का स्क्वायरिंग ओपन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहां से क्या और देखने को मिल जाएगा भाई, तो 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा 2ab। ये ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो लिखा है। अच्छा, ये हो गया, प्लस एक और इधर में वेट कर रहा, कौन वेट कर, अच्छा 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 अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, नहीं नहीं इतना थोड़ी, ये यहां पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी तो आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2ab कॉस थीटा प्लस यहां पे कौन है भाई, तो ये है मेरा बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। ये इसका करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ दिख रहा है क्या मुझे, एक तो छोटी छोटी सी चीज दिख रही है, क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस, मैं इनके कलर ही चेंज कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको इधर लिखिए जरा, बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
कॉस थीटा। अब क्या कर दूं भाई, तो अब तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से अगर बी वेक्टर का स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ये क्या बचेगा भाई, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें क्या हो गया, तो ये आपको पता होगा ना क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पिछले साल की आइडेंटिटी है भाई, खूब यूज हुई है। तो ये हो गया मेरा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये 1 हो गया ना इसकी पूरी वैल्यू, प्लस 2ab cos थीटा। क्या हो गया, 2ab cos थीटा। किसकी वैल्यू चल रही है, तो ये चलिए सी वेक्टर की स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए सिर्फ परिणाम। ये तो दिशा सहित हो गया, ये किसके सहित हो गया, ये तो दिशा सहित हो गया क्योंकि यहां पर वेक्टर लगा है। मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए, तो सिर्फ परिणाम के लिए क्या करना होता है भाई, तो सिर्फ परिणाम के लिए मुझे ये सी वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर इसको मैंने लगा दिया क्या भाई, तो सिर्फ परिणाम चाहिए तो मॉड्यूलस, सिर्फ और सिर्फ परिणाम चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए तो लगा दीजिए ना मॉड्यूलस। मॉड्यूलस सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, ये अल्टीमेटली जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मॉड ही कन्वर्ट होने वाला है और यू कैन से मॉड्यूलस 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 मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, मॉड्यूलस ऑफ सी। मतलब ये मेरा रिजल्टेंट मिला। यानी मैं अगर कहता हूं कि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा भाई, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब एक बात समझ में आई क्या, पहले नॉर्मली मेरे पास जो मिल जा रहा था ना 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x, अब नहीं मिलेगा। अब मुझे इसको जोड़ने का तरीका बदल गया। अब मेरा इसके जोड़ का तरीका क्या बन गया, तो इसके जोड़ का तरीका बन गया भाई क्या, तो ये जो वेक्टर है, मतलब ये सी वेक्टर जो मिला, ये अल्टीमेटली मुझे मिला है अंडर रूट ऑफ ए कैप्स में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होगा अब समीशन, ये होगा इसका फाइनल समीशन। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम जरा यहां पर, और हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो हमें यह प्राप्त हुआ भाई कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह है फाइनल समीशन किसका, दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स को जोड़ने का मतलब यह होता है। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज का नियम। हम जरा चतुर्भुज के नियम की बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और छोटू सा काम करना है भाई, मुझे यहां पर ये जो कोण था इसको भी निकालना है, इसके बाद मैं चतुर्भुज की बात करता हूं। देखिए कौन सा कोण, ये जो यहां पर थीटा कोण बन रहा था, इस थीटा कोण की मैं बात करना चाहूंगा। मैं आता हूं जरा यहीं पे, ये जो यहां पे थीटा कोण था, ये कोण की भी बात करनी है मुझे, और फिर मुझे क्या बात करनी है, तो मुझे बात करनी है इसके बारे में। किसके बारे में भाई, तो ये फाई के बारे में। मतलब क्या क्या बातें हैं, तो देखिए एक तो मुझे बात करनी है कि ये बी कितने पे बना, और एक मुझे बात करना है कि हॉरिजॉन्टल से ये कितने डिग्री का कोण बना करके, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का कोण बना करके ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। ये जो परिणामी सदिश है वो मेरे बेस से, मेरे रेफरेंस से कितने डिग्री के कोण पे है। भाई मैंने ये तो कहा एक वेक्टर ऐसा चल रहा है, एक वेक्टर यहां से ऐसा चलना शुरू हो जाएगा, है ना, ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, एक ऐसा चल रहा है, एक ऐसा चलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा रिजल्टेंट ये वाला होगा, तो रिजल्टेंट वाला किस दिशा में चलेगा भाई, रिजल्टेंट किस दिशा में चलेगा, रिजल्टेंट किस दिशा में चलेगा, तो मैंने कहा फाई दिशा। फाई क्या, कोण, तो इस कोण को पता करना, यहीं से पता करते हैं, बहुत आसान है। देखिए मैं यहां पे थीटा चाहिए ना, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा। tan थीटा क्या कहता है भाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर आर क्यू, अपॉन में इसको नेमिंग किया था हमने एस, तो एस क्यू, आर क्यू अपॉन में एस क्यू।
अब आर क्यू की अगर मैं बात करूं तो आर क्यू को हम कैसे समझ सकते हैं भाई? तो आर क्यू को मैं लिख सकता हूं, आर क्यू को मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर साइन थीटा, और एस क्यू को मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर कॉस थीटा, या फिर बी साइन थीटा पर बी कॉस थीटा। अगर मैं यहां से थीटा चाहता हूं तो मुझे इसको इधर भेजना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन बी वेक्टर कॉस थीटा। थीटा को ही रखते तो tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी भाई? तो इस फाई की बात करता हूं तो tan फाई, मतलब रिजल्टेंट के लिए बात कर रहा हूं। tan फाई क्या बनेगा? तो tan फाई बन जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब कौन है? तो आपको दिख रहा है यहां पे आर क्यू, और बेस कौन है यहां पे? तो यहां पर बेस है भैया पी क्यू। अब देखिए आर क्यू अपॉन ये पी से क्यू तक की वैल्यू कितनी है? तो आपको होगा पी एस प्लस एस क्यू, ये पी एस प्लस एस क्यू दो पार्ट में बटा हुआ है, तो पी एस प्लस एस क्यू। अब मैं फिर से कहूं तो आर क्यू कौन है? तो बी साइन थीटा। ये आर क्यू कौन है? ये है बी साइन थीटा। वेक्टर में लिख लूं तो भाई वेक्टर साइन थीटा। पीएस कौन है? तो पीएस को आप कहेंगे भैया ए वेक्टर, प्लस ये कौन है? एस क्यू कौन है? तो ये बी वेक्टर कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, तो tan फाई इज इक्वल्स टू, रिपीट ही लिख रहा हूं मैं, बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाई, सिर्फ और सिर्फ एक कोण। तो ये क्या होता है भाई? सिर्फ कोण चाहिए होता है, तो ये tan इधर जाता है तो ये हो जाता है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। आसान है। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? तो ये मुझे मिल गया क्या भाई? तो ये मुझे मिल गया त्रिभुज के नियम में पहले तो रिजल्टेंट के बाद में ये थीटा, और इसके बाद में ये जो रिजल्टेंट जो परिणामी सदिश मिल रही है वो कितने डिग्री के कोण पे मिल रही है? तो वो मिल रही है tan इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, चलिए तो इसी चीज को हम जरा यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हम देखने वाले हैं यही सेम थिंग। क्या है भाई? तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक जो वेक्टर है, नॉर्मली एक जो वेक्टर बना है, ये वेक्टर यहां पर हमने फाई को कैलकुलेट किया था। अब एक और सिंबल मैं सिखा रहा हूं आपको, जिसको कहते हैं हम जाई। क्या कहते हैं इसको? साई। साई क्या होती है भाई? ये जाई, तो देखिए ये जो त्रिशूल होता है ना उस तरीके से दिखाते। ये कौन सा वेक्टर था? तो ये था भाई हमारा, ये जो सीधे सीधे निकल जाता सी, और यहां से सीधे सीधे निकल जाता बी। मतलब यहां से अगर मैंने बनाया था एक वेक्टर ए, और यहां से मैंने क्या बनाया था? तो यहां से मैंने बनाया था भैया वेक्टर बी, ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर। यहां से मेरा गया था कौन? रिजल्टेंट वेक्टर। यहां से कौन गया था? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब यहां से कौन गया था? सी वेक्टर। अगर ये गया था तो भैया ये वाला कोण को तो आपने थीटा कह लिया, ये वाला जो कोण था इसको आपने क्या कहा? इसको आपने फाई कह लिया, तो ये वाले को साई कह लेते हैं ना, ये हो गया साई। अब भैया ये दोनों में तो निकालने को निकाल लिया, इसके लिए परपेंडिकुलर की जब मैंने बात करी तो आपने इसको एक्सटेंड किया, और इसको आपने कह दिया था क्या? तो इसको आपने कह दिया था ये बी साइन थीटा, इसके जरिए निकल गया। इसको आपने कह दिया था बी कॉस थीटा, ये भी निकल गया। लेकिन अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी तो 90 डिग्री चाहिए ना, तभी तो जाकर के इसके कैलकुलेशन बनेंगे। तो इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, और इस लाइन पे क्या डालना है? तो परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर कहां फॉर्म करनी, ये बनी परपेंडिकुलर। अब ये लंब बन चुकी है। अब इसको एक नया नाम दे सकते हैं, ठीक है ना? जो यहां पर मैं क्यू नाम दे रहा था, यहां पर जो क्यू नाम दे रहा था, मैं इधर में देता हूं कुछ, यहां टी नाम देता हूं, या क्यू ही देता हूं। वही है, वही वाला कोण भाई, वही 90 के लिए कोण। अब ये 90 डिग्री बन गया, तो अब बताइए ना, ये ए वेक्टर है, ये कौन है? ए वेक्टर। तो इसके कॉस थीटा और साइन थीटा कहां बनेंगे? तो मैं अब देखिए दिखा रहा हूं, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये इसका आधार हो गया, मतलब ये हो गया मेरा कौन? ए वेक्टर कॉस थीटा।
और ये इसका लंब हुआ, इस थीटा के सामने कौन दिख रहा है, ये लंब है, तो लंब है मतलब ये कौन हो गया, तो ये हो गया ए वेक्टर साइन थीटा। अब बताइए भैया जाई के बारे में, तो अब जाई के बारे में बताना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, तो ये पूरी लाइन सेम है, इसके ऊपर बनी है एंगल, ठीक है। तो क्या लिख लूंगा मैं जाई के बारे में, तो ये हो जाएगा क्यू आर, क्या हो गया, ये हो गया मेरा, इसको एक नेमिंग करते हैं ना, इसको आर, है ना, ये आर ही था ना, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक, क्यू आर यहां लिखा भी है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन में कौन आ गया भाई, तो अपॉन में आ गया मेरा ये पी क्यू, ठीक है। चलिए तो अब जरा इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये जो वैल्यू आएगी है ना, ये क्या आ गई, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। यहां से अगर मैं लिखता हूं tan जाई, तो ये क्या होगा भाई, इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके परपेंडिकुलर यही है ना पी क्यू, अपॉन कौन होगा भाई, तो क्यू आर, ये बेस, ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अच्छा यहां पर थोड़ा सा है भाई, इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं, ये क्या है पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब पी क्यू अपॉन क्यू आर क्यों कर रहे हैं, ये देखिए ना, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने ये है ना, इसका परपेंडिकुलर पी क्यू, और अपॉन में ये हो गया क्यू आर, अपॉन में ये हो गया मेरा क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर की अगर मैं बात करता हूं तो पी क्यू कितना है भाई, तो पी क्यू है मेरा, पी क्यू है मेरा, ये पी क्यू कितना है भाई, तो ए साइन थीटा, या ए वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं। अपन क्यू आर की बात करूंगा तो क्यू आर फिर से देखिए, क्यू आर दो पार्ट में है, एक है यहां से यहां तक ए कॉस थीटा, और यहां से यहां तक है बी वेक्टर, ये दिख रहा है ना, ये है ए कॉस थीटा और यहां से यहां तक बी वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा। तो ये जिस तरीके से दिख रहा था सेम ही है, लेकिन कोण बदल गया ना, तो यहां पर अगर आप देखते तो बी साइन थीटा अपन ए बी कॉस थीटा दिख रहा है, लेकिन यहां पर ए साइन थीटा अपन बी ए कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, आप तो सिर्फ और सिर्फ उसका एंगल देखिए कहां पे जा रहा है, जहां पे एंगल जा रहा है उसका वो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया उसका बेस, ये तीनों एंगल निकल गए, कौन कौन से, ये यहां पर ये एंगल भी निकाला, इन दोनों के बीच का एंगल भी निकाला, और जो रिजल्टेंट जाकर के बी वेक्टर से मिल रहा था वो एंगल भी निकाला, मतलब सारे एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम जरा बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट में समांतर चतुर्भुज नियम की। भाई मैं इसी की बात करता कि समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा, त्रिभुज नियम तो आपने पढ़ा, समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज नियम बनाने के पीछे एक छोटू सा कारण है, क्या, तो वो कारण ये रहा कि एक वेक्टर ए वेक्टर तो मान लीजिए इधर चला गया, ये मेरा ए वेक्टर चला गया, अगर यहीं से को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, समकेंद्री जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, वैसे वेक्टर्स की बात करें, अगर यहीं से एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर चालू हो गया, अब इस स्थिति में क्या करूं, अभी तक तो जो मैंने अभी आपको सिखाया त्रिभुज नियम में, ये ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर यहां जहां ये खत्म हो रहा है यहां से शुरू हो रहा है यहां पर बी वेक्टर, तो ये जो थर्ड साइड है दिस इज शोन सी वेक्टर, ठीक है ना। यहां पे ध्यान में देखिएगा ये दोनों के बीच का कोण ये रहा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का कोण ये रहा थीटा, यहां जो फाई लिख रहे थे ये थीटा है। अब अगर ऐसा स्टेटमेंट आया, इस तरीके से अगर कोई चीज बन गई, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इसी में लगाते हैं हम समांतर चतुर्भुज का नियम, है सेम टू सेम। क्या करेंगे भाई, तो यहां पर एक और लाइन बिल्कुल पैरेलल ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, दिस इज सेम एज ए वेक्टर, और अगर एक यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसको मैं नेम कर सकता हूं, इसको मैं नेम कर सकता हूं क्या, इसको मैं नेम कर सकता हूं बी वेक्टर, ये क्या हो गया मेरा बी वेक्टर। अब क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाइए, इसका परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कीजिए, और अब आप फाइनल जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे तो वो पाएंगे कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ए बी, इसको कुछ और नाम देते हैं, एक्स वाई जेड, और इसको कुछ भी नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम टी, एक्स वाई जेड टी, ये एक हमारा क्या है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा ना, ये एक्स टी, ये विकर्ण, यही है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, यही है मेरा सी वेक्टर। अब अगर मैं ऊपर वाले को ढक लेता हूं तो आप देखो ना, ये त्रिभुज के नियम जैसा ही तो दिख रहा है। अगर इसका ये विकर्ण वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसको हटाता हूं मैं, इस पोर्शन को मैं हटाता हूं, ये हटा दिया, तो ये देखो ना त्रिभुज का ही तो नियम दिख रहा है।
अगर इसको रख दिया तो ये चतुर्भुज का नियम हो गया, अगर इसको हटाया तो त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता था? तो त्रिभुज का नियम भैया आपका कहता था कि सी वेक्टर जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी ये वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। यहां पर ये वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि है तो अगर इसको ढक दूं तो वही है ना रिजल्टेंट सी, ये त्रिभुज के नियम से ही तो निकल सकता है ना, तो वही निकल जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि यहां पर जो होता है चतुर्भुज नियम कब लगाते हैं भाई? तो चतुर्भुज का नियम हमेशा तब लगाया जाता है जब ये दोनों कोण के, ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल के जा रहे हो, तब बस दोनों में इतना सा ही डिफरेंस आता है। थीटा का ध्यान रखना होता है, यहां पे थीटा यहां पे होता है, इसमें थीटा जो होता है ये बाहर के साइड में देखने को मिलता है। फॉर्म सेम है, फॉर्मूला सेम है। क्या कह रहे भाई? तो यहां पर कह रहे ना, दो सदिश ए एवं बी परिणामी तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करे जो एक बिंदु से गुजरती है। आसन्न भुजा इसी को तो कहते हैं ना भाई, ये ऐसा और इसी के साथ में ये बना, ये आसन्न भुजा होगी। अगर इसको ए वेक्टर से और इसको बी वेक्टर से निर्देशित करें तो उनका परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में उन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा। मतलब जो इसका रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है हमेशा कौन होगा? इसका रिजल्टेंट हमेशा ये विकर्ण होगा। ये क्या कहलाता है? ये विकर्ण ही तो कहलाता है। ये जो विकर्ण है यही हमारा हमेशा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, यही परिणामी सदिश है। ये जो विकर्ण है ये हमेशा परिणामी सदिश है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गई होगी आपको कि परिणामी सदिश का मतलब क्या भाई? कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों आसन्न है मतलब एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो भैया ये हमेशा इनका जो विकर्ण होगा इस चतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आगे बढ़े तो अब हम जरा बात करना चाहेंगे, दो या दो से अधिक अगर सदिश है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? मतलब मैं बात कर रहा हूं बहुभुज का नियम। अभी तक क्या क्या बात किया हमने? बात किया त्रिभुज का नियम, हमने बात किया समांतर चतुर्भुज का नियम। अब किसकी बात करना चाह रहे हैं? बहुभुज। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं होंगी। जैसे देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर यहां पर कुछ इस तरीके से वेक्टर्स बने हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ऐसा ही कुछ एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, एक ए वेक्टर यहां पर चल रहा है, एक यहां पर चलना शुरू हो गया, कौन भैया? ये चलना शुरू हो गया बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप क्या कहते हो भाई? तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप कहते हैं सी वेक्टर। किसी और नाम से भी दे सकता हूं मैं। अगर मैंने यहां से फिर अब यहां से फिर से यहां से ये चलना शुरू कर दिया अब इस डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए ये सी तक यूज कर लिया था ना, इसको डी वेक्टर लिख लेता हूं। तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा है ना, इसको मैं नेमिंग करता हूं ई वेक्टर हो गया। इसी तरीके से और भी आ सकता है भाई। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं ये एक एफ वेक्टर है, तो ए बी सी डी ई एफ हो चुका है, ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर क्या कहलाएगा? इस वेक्टर का नाम हो जाएगा जी वेक्टर। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिर सी, फिर डी, फिर आर लिखा। तो ये ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन मिलेगा? एक बीच में ई वेक्टर मिलेगा। फिर ई सी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन मिलेगा? तो आपको एफ वेक्टर। फिर वैसे ही एफ डी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन मिलेगा? तो आर वेक्टर। मतलब ये पूरा ए बी सी डी अगर निकालना है तो आपको बीच में इसको और इसको निकालते चलना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ इस डायग्राम के हिसाब से लिखूं तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे भाई? तो ये जो रिजल्ट है इसको सी वेक्टर के साथ में ट्रीट करेंगे। ये पूरा रिलेशन किसके साथ में ट्रीट होगा? सी वेक्टर के साथ। तो अगर यहां पर मैंने निकाला ये क्या है अल्टीमेट, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पे अगर मैं सी वेक्टर की बात करता हूं तो ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे यहां पे ई वेक्टर की बात करूं उसी तरीके से मैं अगर यहां पर ई की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस डी, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब सी वेक्टर आपने देखा ना यहां पर कौन था भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसी तरीके से ये पूरा मामला चलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर में ऐड होते होते मतलब जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इसके साथ में जुड़ेगा, फिर एक नया रिजल्ट बनाएगा। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो एक नया रिजल्ट बनाएगा, वही फाइनल रिजल्टेंट हो गया। अगर ये डायग्राम यहीं पे आकर के कंप्लीट हो गया तो इसी को कहते हैं भाई दो या दो से अधिक सदिश। ये दिख रहा है ना, दो से ज्यादा सदिश है
तब इनको कैसे जोड़ेंगे, तो इनको बहुभुज नियम से जोड़ते हैं। ठीक है, बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, और हर भुजा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। हर भुजा किसको रिप्रेजेंट करे भाई, एक वेक्टर को, तो इसको हम बहुभुज नियम इसलिए कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने समझा, सीखा। अब जरा कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं, मतलब कुछ प्री आइडेंटिफाई रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि हमें काम आने वाले होंगे। ठीक है ना, क्या भाई इन रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं जरा आपको डिस्कस कर लूं। तो देखिए, अगर ये दो वेक्टर्स बने हैं, मतलब दो वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके क्या आएगा, बीचों बीच आएगा। अब कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों तरफ के जो वेक्टर्स जो बनाए हैं वो दोनों सेम हो तो ये बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। देखिए परिणाम 1, यदि 3 या अधिक सदिश एक त्रिभुज या बहुभुज को पूरा करते हैं, 3 होंगे तो किसको, त्रिभुज को, और अधिक सदिश होंगे तो बहुभुज को, तो उनका योग नहीं बना सकते। इसका अर्थ इसका परिणामी सदिश शून्य होगा। ये फर्स्ट वाला क्या पॉइंट कहना चाह रहा है भाई, ये फर्स्ट वाले में हम ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया मेरा ए वेक्टर, यहां पे मुझे मिल गया क्या भाई, तो यहां पे मिल गया मुझे बी वेक्टर, और यहां पर मिल गया मुझे सी वेक्टर। तो इसका कोई परिणामी सदिश शून्य नहीं, सॉरी, परिणामी सदिश सदिश कुछ भी नहीं होगा। इसका परिणामी सदिश हमेशा ही कितना होगा, शून्य। ये साइक्लिक बन गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा हो, एक ये ऐसा हो, तो ये रिजल्टेंट हमेशा इसी की दिशा में होगा। ये दिशा का खेल है, ये दिशा का, ये देखिए साइक्लिक बन गया, ये नहीं हो सकता। बहुभुज भी इस तरीके से बना देंगे तो वो भी नहीं हो सकता। ये है पहला परिणाम, इसका पहला रिजल्ट। दूसरा, यदि दो सदिश कौन कौन, A1 और A2 हो, तो इनका परिणाम बराबर हो तो परिणामी सदिश इन दोनों सदिश के बीच के कोण को 2 बराबर भाग में बांटता। मैं ये अभी आपको डिस्कस करता, क्या ये अगर आपका A वेक्टर हो, ये भी आपका A वेक्टर हो, तो पता है ये अगर मान लीजिए ये पूरा 90 डिग्री पे बना था ना, तो ये 45 डिग्री पे होगा, और ये भी कितने पे होगा, 45 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर्स बराबर हों परिणाम में, दिशा तो अलग है ही, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे दिशा अलग है, लेकिन परिणाम में सेम हो तो ये बीचों बीच बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जैसे मान लीजिए ये एक यहां से आपको दिख रहा है ए वेक्टर, और ये यहां से A2 वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स बराबर है। कौन भाई, परिणाम A1 का A2 के बराबर है। ध्यान से, परिणाम जो है A1 का वो A2 के बराबर, दिशा नहीं, दिशा तो अलग दिख ही रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होगा, A1 प्लस A2, ऑब्वियसली A1 वेक्टर प्लस A2। तो इस कंडीशन में ये जो परिणामी सदिश का कोण होगा वो कितना होगा भाई, θ/2 θ/2, मतलब बराबर बराबर कोण पे डिवाइड होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे, बराबर बराबर कोण पे डिवाइड। ठीक, बिल्कुल एक्चुअल कोण जो इसकी θ/2 मिलेगी, जितनी भी रही हो। अब यहां पे मैंने 90 बनाई थी तो आपको 45 इजीली आपको शो कर दिया। यहां पे हो सकता है कुछ और कोण दिया हो तो उसको भी भैया बराबर बराबर में बांट लेंगे। क्यों, कब, जब ये दोनों वेक्टर्स बराबर चल रहा हो। ठीक है, जहां पे ऐसा मॉड लग जाता है इसका मतलब क्या भाई, तो परिणाम को शो कर रहा है, वो सिर्फ परिणामी सदिश है। मतलब परिणामी सदिश नहीं कहूंगा, सिर्फ परिणाम है भाई, सिर्फ संख्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो चलिए यहां से जो हमने अभी देखा था उसके 2 रिजल्ट फाइंड किए। अब तीसरे रिजल्ट की बात करें। तीसरा रिजल्ट कह रहे हैं यदि हम दो भिन्न, दो अलग अलग A1 और A2 का योग करें जबकि उनके मान बराबर व एक दूसरे के मध्य का कोण 120 डिग्री हो, तो उनका परिणामी दिए गए सदिशों के मध्य के कोण को समद्विभाजित करता है एवं परिणामी सदिश का मान दिए गए सदिश के मान के बराबर हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए, 120 डिग्री, कितना हो जाए भैया, ये हो जाए 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये कितने पे टूटेगा भाई, तो इसका ये भी A वेक्टर है और ये भी A वेक्टर, ये दोनों सेम है। तो ये जो बना यहां से यहां तक, ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना 60 डिग्री, और इनका रिजल्ट जो आएगा वो भी कितना आ जाएगा, A वेक्टर ही, मतलब जो भी मान दिया गया था उसके बराबर ही आ जाएगा, A वेक्टर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां से आपको समझ में आया इन तीनों परिणाम से कि कुछ प्री आइडेंटिफाइड रिजल्ट्स यहां पर गिवन है। प्री आइडेंटिफाइड मतलब पहले से ये रिजल्ट्स हमको क्या रखने, ध्यान में रखने, जिससे कि हमको आसानी होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब। तो चलो भाई, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको दिखा दूं, ताकि आपको भी भरोसा तो हो जाए कि भैया ऐसा होगा भी। तो चलो काम करते हैं। यहां पे कहना ना कि यहां पे विभिन्न सदिश जो A1 और A2 का योग करें तो उनके मान बराबर व एक दूसरे के मध्य के कोण, मतलब A1 और A2 कैसे हो, अगर बराबर हो, ये दो A1
जो है ये किसके बराबर हो जाए भाई, ये बराबर हो जाए किसके, A2 के। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमसे कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो होता क्या भाई, तो अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस 2A1, ठीक है, A1 A2 है, चलो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, इसी के बराबर तो होता है रिजल्टेंट। अब ये दोनों बराबर है तो एक काम करिए ना, यहां रखिए, क्या रख दे भाई, तो यहां पर रख देता हूं मैं मॉड्यूलस ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ A1 का स्क्वायर, भले दोनों गलत लिख रहा हो ना भाई, A1 और A2 बराबर है ना, तो मैंने बराबर लिख दिया, खत्म, A2 की जगह भी A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos थीटा, तो मतलब यहां पर भी क्या हो गया A1 और ये भी हो गया A1 cos थीटा। अच्छा cos कितना, तो यहां पे कंडीशन दिया 120 डिग्री, ऐसा कुछ, ये कितना थे, ये 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री। अच्छा इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, क्योंकि दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, तो A1 इंटू A1, तो A1 का स्क्वायर तो हो गया, इंटू cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, या cos 120 की वैल्यू होती है, ऐसा कहूं, माइनस ऑफ cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है भाई, तो sin 30 डिग्री, है ना, वो टेबल से आपके भी दिमाग में पिक्चर चल रही होगी ना, sin 30 को क्या लिख लेते हैं, cos 60, और cos 60 ही सेम टू सेम होती है कितनी भाई, तो होती है हमारी 120, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो यहां पर मैंने लगा दिया है क्या, नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, ऐसा कुछ बनवाया था ना, ऐसा यहां पर सभी पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव, और इसका इन रिवर्स भी, मतलब कॉस है तो इसका जो हो जाएगा सेक भी, या टैन है तो कॉट भी, साइन है तो कॉसेक भी, तो ये 120 डिग्री तो इस वाले में आता है ना, तो यहां पे कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो कॉस नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर कॉस नेगेटिव आ गया, मतलब क्या मिल जाएगा, इनटू माइनस ऑफ 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसी सेम लाइन को, तो क्या देखने को मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा मुझे अंडर रूट ऑफ ये 2A1 का स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 तो कैंसिल, लेकिन ये प्लस को क्या है बदल दिया इसने, तो ये बदल देगा मेरे को माइनस में, तो माइनस में A1 का स्क्वायर। अच्छा आइए, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या बचा, तो आप कहोगे कि भैया मॉड्यूलस ऑफ A1 का स्क्वायर, ये बचा ना सिर्फ और सिर्फ A1 का स्क्वायर, तो फाइनली R इक्वल्स टू क्या बचा, तो R इक्वल्स टू बचा मेरे पास जो आएगा मॉड्यूलस ऑफ A1। मतलब यूं कह लूं कि जो R वेक्टर लगाते चलो भैया, ये R जो वेक्टर आएगा वो अल्टीमेटली मेरे किसके बराबर आ गया, A वेक्टर के बराबर। R वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर, A वेक्टर के बराबर। आर वेक्टर मेरे ए वेक्टर के बराबर, हटा दे रहा हूं इसको, हटा दे रहा हूं, चलो 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 कोई बात नहीं, आर वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर के बराबर। तो यही तो कह रहे थे कि समद्विभाजित करेगा वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, सेम टू सेम ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो बराबर है ना, उसका परिणाम बिल्कुल बराबर टू बराबर, ठीक है, आधा आधा में बटा। चलिए यहां तक अब बात क्लियर हो चुकी है, तो भाई जो हमने टारगेट फिक्स किया था वो हमने सीख लिया, समझ लिया इस सेशन के अंदर, जहां पे हमको क्या डिस्कस करना था भाई, तो हमें दो सदिशों के योग के बारे में डिस्कस करना था, उनके एडिशन के बारे में डिस्कस करना था। तो हमने उनके दोनों के मतलब दो वेक्टर्स को सम करना सीखा दो तरीके से, एक त्रिभुज का नियम और एक हमने चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, और भाई एक हमने बहुभुज का भी नियम सीखा एडिशनल, जहां पे दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो ऐड करने के काम आता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या करना होता है भाई बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आपको, तो आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होता है magnetbrains.com, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होती है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। क्या करना होता है भाई, तो आपको जैसे ये पेज ओपन करते हैं यहां पर मिल जाता है सीबीएसई हिंदी मीडियम, ये सीबीएसई इंग्लिश और सीबीएसई हिंदी से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है एंड लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हैं, तो यहां से आपको कोर्स कंटेंट मिल जाता है। साथ ही अगर आप यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव अवेलेबल है भाई,
सिमिलरली अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें या फिर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करें या फिर आप नीट एस्पिरेंट हैं, आप अगर कोई एनएसओ या फिर आप अगर तैयारी करना चाहते हैं एनटीएससी की, तो उसके लिए भी आपको कोर्स कंटेंट यहां पर देखने को मिल जाता है। जस्ट क्लिक ऑन इट, आपकी क्लासेस यहां पर ओपन हो जाती है एंड क्लासेस के साथ में आपको अलग से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कॉर्नर मिलता है, जहां पे क्या मिल जाती है भाई, तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जस्ट क्लिक ऑन योर क्लास, आपके यहां पर सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर आप एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उससे जुड़ी हुई एक वन शॉट रिवीजन, एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं, और सब कुछ सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज वे में। तो क्या करेंगे भाई, आप यहां जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए क्या करना है भाई, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, उनको भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर के और खूब सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।